स्वागत है। आज हम बंगाल की एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी लोक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका शीर्षक है एक भूतिया पत्नी। ये लाल बिहारी डे के मशहूर संग्रह बंगाल की लोक कथाएं से ली गई है। जी बिल्कुल। और ये कहानी जानी पहचानी सी होकर भी बहुत अनोखी है। हाँ, हमारे पास स्रोत के तौर पर यही लोक कथा है। ये एक ब्राह्मण परिवार की कहानी है। पति, पत्नी और सास, उनके सीधे साधे जीवन में एक अजीब सी अलौकिक घटना घट जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है। मतलब इसमें डर तो है, लेकिन ये उस जमाने की मान्यताएं, पारिवारिक रिश्ते और कुछ छिपे हुए सामाजिक संकेत भी दिखाती हैं। सही कहा। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है कि इस कहानी के धागों को सुलझाएं, इसके जो नाटकीय मूड हैं उन्हें समझें और देखें कि भाई ये साधारण सी लगने वाली कहानी हमें क्या सिखा सकती है या किस सोच में डाल सकती है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प किस्से की चीरफाड़। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी खास है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये हमें एक विशेष प्रकार की भूतनी से मिलवाती है, शंख चिन्नी। शंख चिन्नी? अच्छा जी। ये सिर्फ एक भूत की कहानी से बढ़कर है। ये इंसानी मनोविज्ञान पर भी रोशनी डालती है, जैसे शक, डर, धोखा और उस समाज के लोक विश्वास। ये देखना बड़ा रोचक है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अलौकिक का प्रवेश होता है और फिर उसे पहचाना कैसे जाता है, संभाला कैसे जाता है। बिल्कुल। तो कहानी का सेटअप तो बिल्कुल सामान्य सा है। एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी माँ एक घर में रहते हैं। जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। घर के पास एक तालाब है और तालाब के किनारे है एक पेड़। कहानी हमें बताती है कि इसी पेड़ पर एक शंख चिन्नी रहती है। हाँ, शुरुआत में ये बस एक जानकारी लगती है, जैसे माहौल बनाने के लिए। लेकिन फिर एक रात कहानी में मोड़ आता है। ब्राह्मण की पत्नी तालाब पर जाती है किसी काम से। अंधेरा है और अनजाने में वो पेड़ के पास खड़ी उस शंख चिन्नी से टकरा जाती है। बस यहीं से ये जो टक्कर है, या आकस्मिक मुठभेड़, यही कहानी का उत्प्रेरक है, मतलब कैटलिस्ट। शंख चिन्नी इस अनजाने स्पर्श से एकदम गुस्सा हो जाती है। अच्छा। जरा सी बात पर। हाँ। लोक कथाओं में अक्सर ऐसा होता है। इन आत्माओं को या ऐसे प्राणियों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, खासकर अगर उनके इलाके में या उनकी शांति में कोई दखल दे। और स्रोत बताते हैं कि शंख चिन्नी आम तौर पर सफेद कपड़ों में लिपटी महिला भूत होती हैं। सफेद कपड़ों में? जी, अक्सर पानी के पास या पेड़ों के पास मिलती हैं। उनका सफेद रंग शायद मौत या अलौकिक उपस्थिति का प्रतीक है, पवित्रता का नहीं। और उसका गुस्सा, वो तो भयानक रूप लेता है। वो असली पत्नी का गला दबा देती है, उसे बेबस करके पास के पेड़ के खोखले तने में छिपा देती है। सोचिए जरा, वो बेचारी पत्नी अंधेरे खोखले तने में बंद, डर से अधमरी। ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं है, ये तो मानसिक आतंक है। और कहानी यहीं नहीं रुकती। शंख चिन्नी असली पत्नी के कपड़े पहन लेती है, उसका रूप बना लेती है और ब्राह्मण के घर चली जाती है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि किसी को पता ही नहीं चलता, ना पति को ना सास को। कोई फर्क महसूस ही नहीं होता। बिल्कुल, वे तो यही सोचते हैं कि उनकी बहू तालाब से लौटी है। ये प्रतिरूपण, मतलब किसी और का रूप ले लेना, ये तो लोक कथाओं का एक बड़ा शक्तिशाली विषय है। हाँ, पहचान की चोरी। ये हमारे सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान, घर और हमारे रिश्तों में ही सवाल उठा देता है। मतलब अगर आप अपने ही घर के सदस्य को नहीं पहचान पा रहे, तो फिर भरोसा किस पर करेंगे? सही बात है। क्या उस समय एक महिला की पहचान इतनी बाहरी थी कि कोई भूतनी उसकी जगह ले ले और पता भी न चले, या ये बस कहानी का ड्रामा है? ये सोचने वाली बात है। खैर, शुरू में तो घर में सब ठीक लगता है, लेकिन अगली सुबह से शक के बीज पड़ने शुरू होते हैं। हाँ, सास देखती है कि बहू का व्यवहार कुछ बदला बदला है। उसकी असली बहू, जैसी उसे याद थी, थोड़ी कमजोर सी थी, शायद थोड़ी सुस्त भी, घर का काम धीरे धीरे करती थी। पर ये नई बहू, ये तो बिजली की तरह तेज है। हाँ, देखते ही देखते सारा काम खत्म। पहले तो सास को शायद थोड़ी राहत मिली होगी। हाँ, हो सकता है मन ही मन खुश हुई हो कि चलो बहू सुधर गई, जिम्मेदार हो गए। लेकिन ये बदलाव इतना ज्यादा था, इतना नाटकीय, कि वो खुशी धीरे धीरे हैरानी में और फिर शक में बदल गई। भाई, इतना सारा काम इतनी जल्दी, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी हमें शंख चिन्नी की अलौकिक ताकतों का पहला सबूत देती है, और यहीं से उसके पकड़े जाने की शुरुआत भी होती है। अच्छा, क्या होता है? सास के शक को पुख्ता करने वाली पहली घटना है वो हाथ लंबा करने वाली। हाथ लंबा करना? जी, सास बहू को दूसरे कमरे से कोई बर्तन लाने को कहती है। अब कोई भी इंसान उठकर जाएगा, लाएगा, लेकिन ये बहू
अपनी जगह से हिलती भी नहीं। तो दरवाजे पे खड़े खड़े ही अपना हाथ अविश्वसनीय रूप से लंबा करती है और पलक झपकते में बर्तन लाकर दे देती है। अरे बाप रे, सच में? जी हाँ, लोक कथाओं में भूतों प्रेतों की ये आम शक्तियों में से एक मानी जाती है, शरीर के अंग घटाना बढ़ाना। लेकिन असल में इसे देखना कितना डरावना लगा होगा। खैर, एक दिन सास उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। दरवाजे से कई गज दूर रखी चीज को हाथ बढ़ाकर उठा लिया। वो तो हक्का बक्का रह जाती है। जाहिर है, ये वो पल है जब शक सिर्फ शक नहीं रहता, ये एक भयानक सच्चाई की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ तेज काम करना नहीं है, ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। और दिलचस्प बात यह है कि सास फौरन शोर नहीं मचाती। हाँ, शायद डर गई हो या और पक्का करना चाहती हो। वो चुपचाप अपने बेटे को यानी ब्राह्मण को ये बात बताती है। अब माँ बेटा दोनों अलर्ट हो जाते हैं। वो उस पर कड़ी नजर रखने लगते हैं। शक गहरा हो गया है, बस निर्णायक सबूत चाहिए। और वो सबूत भी जल्द ही मिल जाता है, एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली घटना से। वो क्या? होता यह है कि एक दिन घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती, खत्म हो जाती है। सास को पता है कि बहू बाहर से ना आग लाई है ना कोई और ईंधन। फिर भी जब वो रसोई की तरफ जाती है तो देखती है कि चूल्हा तो बढ़िया जल रहा है, खाना पक रहा है। ये कैसे? जब वो रसोई के अंदर झांकती है तो जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। बहू बड़े आराम से बैठी है और उसने ईंधन की जगह अपना ही एक पैर चूल्हे में डाल रखा है। क्या? अपना पैर? हाँ, और वो पैर मजे से जल रहा है और उसी आग से खाना पक रहा है। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। बिल्कुल, ये दृश्य कहानी का चरम बिंदु है शक के नजरिए से। हाथ लंबा करना तो फिर भी दूर से देखा था शायद वहम हो, लेकिन अपने शरीर के अंग को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना, ये तो अलौकिक होने का पक्का सबूत है, अकाट्य प्रमाण। हाँ, अब कोई और गुंजाइश ही नहीं बची। ये इंसान तो हो ही नहीं सकते। ये घटना न सिर्फ भूतनी की पहचान बताती है बल्कि उसकी प्रकृति भी दिखाती है। उसे इंसानी दर्द, इंसानी सीमाओं का कोई मतलब नहीं। अब माँ और बेटे को कोई शक नहीं रहा कि उनके घर में उनकी बहू या पत्नी नहीं बल्कि कोई भयानक भूतनी है। अब सवाल यह है कि अब क्या करें? और उस जमाने के समाज में इसका जवाब सीधा था, ओझा को बुलाओ। हाँ, ओझा या तांत्रिक। जी, वो उस समाज में सिर्फ भूत भगाने वाले नहीं थे, वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले भी थे। जब कुछ समझ से बाहर होता था, जब डर हावी होता था, तो ओझा एक जानी पहचानी प्रक्रिया और समाधान लेकर आते थे। उनका आना ही काफी होता था लोगों को थोड़ी हिम्मत देने के लिए। बिल्कुल, तो वे एक जाने माने ओझा को बुलवाते हैं। ओझा आता है जी, लेकिन आते ही झाड़ फूंक शुरू नहीं करता। नहीं, एक कुशल पेशेवर की तरह वो पहले तसल्ली करना चाहता है कि मामला है क्या, वाकई भूत है या कोई ड्रामा है या कोई मानसिक समस्या। हाँ, उसे पता तमना है। इसके लिए वो एक पारंपरिक नुस्खा अपनाता है। लोक मान्यता के अनुसार ये अचूक तरीका है। क्या करता है वो? वो हल्दी का एक टुकड़ा लेता है और उसे जलाता है। जली हुई हल्दी की गंध वो बहुत तीखी होती है। हाँ, होती है। और लोक विश्वास है कि कोई भी भूत प्रेत कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जली हुई हल्दी की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, ये उनके लिए असहनीय होती है। जी, शायद इसलिए कि हल्दी को पवित्र माना जाता है, शुद्धिकरण से जोड़ा जाता है। और ये तरकीब काम कर जाती है? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही ओझा जली हुई हल्दी उस नकली बहू की नाक के पास लाता है, वो जोर जोर से चीखने लगती है, छटपटाती है, कमरे से भागने की कोशिश करती है। उसका वो हिंसक बर्ताव, वो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया सब साफ कर देती है, ये इंसान नहीं है। अब पक्का हो गया कि घर में भूतनी है। उसे जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है। अब ओझा सीधे सवाल करता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? असली बहू कहाँ है? लेकिन वो भूतनी आसानी से हार नहीं मानती। पहले तो कुछ नहीं बताती, इनकार कर देती है। यहाँ ओझा का दूसरा रूप सामने आता है। जब बातों से, डराने से, हल्दी से काम नहीं बनता तो वो शारीरिक बल का प्रयोग करता है। कहानी बताती है कि ओझा अपनी चप्पल उतारकर उसे पीटना शुरू कर देता है। हाँ, ये आज हमें शायद अजीब लगे, बर्बर लगे, लेकिन उस समय की मान्यताओं में ये भूतों को वश में करने या सच उगलवाने का एक तरीका माना जाता था। शायद मानते थे कि शारीरिक पीड़ा से उनकी शक्ति कम होती है, या वो बात मान लेते हैं। और पिटाई काम कर जाती है। भूतनी आखिरकार टूट जाती है, सच बताने को तैयार हो जाती है। और एक और दिलचस्प बात कहानी कहती है कि वो नाक से बोलती है। हाँ, भूतों का नाक से बोलना या अजीब आवाज में बोलना, ये भी उनकी अमानवीय प्रकृति दिखाने का एक तरीका है लोक कथाओं में। तो वो क्या बताती है? वो अपनी पूरी कहानी बताती है। मान लेती है कि वो एक शंखचिन्नी में जो पास के तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहती है।
उसने ब्राह्मण की पत्नी पर हमला इसलिए किया क्योंकि उस रात वो पत्नी अनजाने में उससे टकरा गई थी, जिससे वो गुस्सा हो गई थी। उसकी क्षेत्र का उल्लंघन हुआ था एक तरह से। हाँ, और वो ये भी मान लेती है कि उसने असली पत्नी को पेड़ के खोखले तने में छुपा रखा है। ये सुनते ही लोग भागते हैं उस पेड़ की तरफ। जी, पेड़ के खोखले तने को खोलते हैं या उसमें देखते हैं, और ब्राह्मण की असली पत्नी वहीं मिलती है। बेचारे, किस हालत में होगी वो? डरी हुई, भूखी प्यासी, लगभग बेहोश। हाँ, लगभग मृत अवस्था में। उसे बड़ी सावधानी से बाहर निकाला जाता है, घर लाकर उसकी देखभाल शुरू होती है। और उधर घर में पकड़ी गई शंखचिन्नी का क्या होता है? उसे फिर से जूतों से पीटा जाता है। फिर से? क्यों? शायद सजा के तौर पर, या ये पक्का करने के लिए कि वो भाग न जाए या कोई और चाल न चले, या हो सकता है ये ओझा के अनुष्ठान का ही हिस्सा हो, उसे पूरी तरह वश में करने के लिए। अच्छा। आखिर में ओझा उससे एक वादा लेता है। शंखचिन्नी को कसम खानी पड़ती है कि वो भविष्य में कभी भी ब्राह्मण या उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जब ओझा को यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रही है, तब वो उसे अपने मंत्रों के बंधन से आजाद करता है और जाने देता है। भूत भगाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, व्यवस्था फिर से बहाल। और जैसा कि लोक कथाओं में अक्सर होता है, अंत अच्छा होता है। हाँ, सुखांत। ब्राह्मण की असली पत्नी देखभाल से, शायद ओझा के कुछ उपायों से धीरे धीरे ठीक हो जाती है, सदमे से उभर जाती है। कहानी बताती है कि इसके बाद पति पत्नी कई साल खुशी खुशी साथ रहे, उनके कई बच्चे भी हुए, जीवन वापस पटरी पर। जैसे वो डरावना सपना खत्म हो गया हो। और कहानी का अंत भी पारंपरिक तरीके से होता है, वो बंगाली पंक्ति। हाँ, एखाने अमार गल्पो फुरोलो, नोटे गाचती मुरोलो। यहां मेरी कहानी खत्म हुई, नटे का पौधा मुरझाया। कहानी के काल्पनिक होने और उसके अंत का संकेत। तो इस पूरी कहानी की पड़ताल से जो मुख्य बातें सामने आईं, एक तो यही कि लोक कथाएं अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे छिपे डर और विश्वासों को दिखाती हैं, है ना, कि जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है, एक अनजाना सा स्पर्श भी सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। और ये कहानी शक और अवलोकन, मतलब ध्यान देने के महत्व को भी बताती है। अगर वो सास उन छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान ना देती, अगर वो अपने शक को गंभीरता से ना लेती, तो शायद सच कभी सामने ही नहीं आता। ये दिखाता है कि असाधारण चीजों को पहचानने के लिए साधारण समझ और ध्यान कितना जरूरी है। सही का। साथ ही ये उस समय के लोक विश्वासों का पूरा नक्शा खींचती है। शंख चीनी का होना, उसकी शक्तियां, रूप बदलना, हाथ लंबा करना, और उसकी कमजोरी, हल्दी की गंध से डरना। जी, ये सब उस समाज की कल्पना और उनके डर को दिखाता है। और ओझा की भूमिका, वो सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और विश्वास का प्रतीक है, जो अनदेखे डर से निपटने का एक तरीका देता है। हाँ, पूरी प्रक्रिया, भूत की पहचान, सामना, पूछताछ, सजा और फिर वादा लेकर छोड़ना, ये एक तरह की लोक न्याय प्रणाली भी है। बिल्कुल, यहाँ कानून अदालत का नहीं, परंपरा और विश्वास का है। शंखचिन्नी को सजा मिलती है, पर उसे खत्म नहीं किया जाता, उसे एक चेतावनी और वादे के साथ वापस भेज दिया जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे डर भूतों का और विश्वास ओझा पर साथ साथ चलते थे, शायद एक संतुलन बनाते हुए। और अंत में एक विचार जो हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, क्या ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी है, या ये उस समय के परिवार के ढांचे और उसमें औरत की स्थिति पर भी कुछ कहती है? किस तरह से? मतलब जिस आसानी से शंखचिन्नी ने पत्नी की जगह ले ली और जितनी देर से घरवालों को पता चला, क्या ये सिर्फ कहानी का रोमांच बढ़ाने के लिए है, या ये उस समाज में महिला की अपनी पहचान, उसके महत्व, या शायद उसके अभाव की तरफ भी इशारा करता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, तो ये लोक कथा हमें मनोरंजन तो देती ही है, साथ में सोचने के लिए भी बहुत कुछ दे जाती है।